नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क, यूनिट नंबर 10 में दिया हुआ है दोस्तों समाज कार्य अभ्यास के क्षेत्र में। तो दोस्तों, सामाजिक प्रतिरक्षा और सुधार परक सेवाएं क्या रहीं, इन्हीं पर मैं आज चर्चा करूंगा दोस्तों। इसके अंतर्गत एक पॉइंट है अधिनियम और आपराधिक न्याय प्रणाली। अब दोस्तों, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000, मैं आज आप लोगों से इसी पॉइंट पर चर्चा करूंगा दोस्तों कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000। बेसिकली अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सुधारात्मक परक यानी आप सुधारात्मक सेवाओं के बारे में देखा जाए तो इसको डिवाइड कर दिया गया कई तरीके से। यहाँ पर इसको प्रोवाइड किया गया, जैसे दोस्तों यह अनेक कारकों के आधार पर ही सुधार परक जो सेवाएं रही उनका विभाजन किया गया। इसके कई स्रोत बने, जैसे क्षेत्राधिकार पर अगर मैं बात करूं, अगर क्षेत्राधिकार पर न्याय आप किस तरीके से सुधार किया जा सकता है, तो वहाँ 3 तरीके से कैटेगरी बनाई गई। एक तो बनाया गया सेंट्रल में, केंद्र में, दूसरा राज्य में, तीसरा स्थानीय पर। यही नहीं दोस्तों, और भी इसको देखने को मिला कि आपराधिक न्याय के आधार पर क्या चीज़ हो सकता है। तो आपराधिक न्याय के आधार पर इन्होंने बताया कि सुधारात्मक परक या सुधार परक सेवाएं जो होगी दोस्तों, वो पुलिस के माध्यम से भी किया जा सकता है, न्यायालय के माध्यम से किया जा सकता है, और एक सुधारात्मक के रूप में भी किया जा सकता है इसे। वहीं दोस्तों एक पॉइंट और आता है स्थान निर्धारण के आधार पर किस तरीके से किया जाएगा। देखिए, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिए, यहाँ पर क्या चीज़ है इन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ स्थान के निर्धारण के अनुसार, तो संस्थागत आती है ना, और गैर संस्थागत आती है। वहीं अगर दोस्तों मैं आयु के अनुसार देखूं, तो एज के आयु में देखा गया तो दोस्तों यहाँ पे प्रौढ़ और किशोर बाल अपराध को लिया गया। तो इसके माध्यम से भी यहाँ पर दोस्तों इसमें भी कुछ सुधार किया गया। अन्य कारक में अगर रखते हो आप, तो दोस्तों प्रक्रिया के आधार पर रख लो। मैं इन सभी चीज़ों पर चर्चा करूँगा। अपराध या अपराधी लिंग, ठीक है, फिर उसके बाद अपराध का प्रकार ले लो, उसके बाद आप विशेष कार्यक्रम ले लो। तो इन सभी के आधार पर दोस्तों क्या हुआ था कि परिवर्तन किया गया था, यानी सुधार परक सेवाएं जो है दोस्तों सामाजिक प्रतिरक्षा में दिया गया था। याद रखना दोस्तों कि जो वैधानिक और गैर वैधानिक हो सकते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों वैधानिक श्रेणी के बारे में, तो वैधानिक श्रेणी जो है दोस्तों वो भारतीय दंड संहिता और अन्य कानून के अंतर्गत आता है ये चीज़ें। लेकिन दोस्तों प्रौढ़ कैदियों सहित जो दोष सुधार कार्यों की जो श्रेणी है, उन श्रेणी में तो आते हैं, जबकि अवयस्क कैदियों को कल्याण सदनों और उसके महिला कैदियों को नारी निकेतन में भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। जो अन्य वैधानिक विभाजन होता है वो सामाजिक विधि का निर्माण के अंतर्गत आता है। तो ये चीज़ें याद रखना कि जो अन्य वैधानिक होता है वो दोस्तों सामाजिक विधि के निर्माण के अंतर्गत आता है। जैसे आप यही समझो दोस्तों कि मैं आप लोगों से ये जो चर्चा कर रहा हूँ, किशोर न्याय बच्चों के देखभाल संरक्षण अधिनियम 2000, यही दोस्तों एक वैधानिक विभाजन है और ये सामाजिक विधि निर्माण के अंतर्गत आता है। यही नहीं दोस्तों, एक आपको आएगा अनैतिक अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का, 1956 का आएगा। और इसके साथ ही साथ एक और आएगा बम्बई यानी मुंबई और भिक्षा, ठीक है, भिक्षा निरोधक अधिनियम 1959 में, यानी 1959 का। तो ये सब देखने को आपको मिलेगा दोस्तों। मैं इन सभी पर चर्चा करूंगा, टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर कि किशोर न्याय बच्चों के देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 के अनुसार ये बताया जा रहा है कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल व संरक्षण अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो 16 वर्ष की आयु से कम हो, ध्यान से सुनना दोस्तों, उसे बच्चा या बालक माना जाएगा। तो जो कोई भी व्यक्ति अगर 16 वर्ष से कम होगा वो बच्चा और बालक के रूप में जाना जाएगा।
जो व्यक्ति 16 वर्ष का हो चुका है किंतु 18 वर्ष का नहीं हुआ है तो उसे अवयस्क और नाबालिग माना जाएगा। याद रखना दोस्तों, 16 वर्ष का हो गया है, 16 to 18 के बीच में उस व्यक्ति को नाबालिग माना जाएगा, यानी उसे अवयस्क माना जाएगा। ये किसके अनुसार कहा जा रहा है दोस्तों? किशोर न्याय और बच्चों के देखभाल संरक्षण अधिनियम के अकॉर्डिंग 2000 के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बताई जा रही है आपको। ठीक है, पूछा जाएगा अगर एग्जाम में कि बताइए किस अधिनियम के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अगर मान लीजिए जो बच्चे की जो आयु होगी 16 से यानी 16 से लेके 18 के बीच में, तो दोस्तों वो कौन सी नाबालिग कहा जाएगा थी, कौन सा अधिनियम? तो आप बताओगे किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आई है। ठीक है, और वहीं दोस्तों इस अधिनियम को 2 प्रकार से इसको निर्धारित किया गया। पहला बताया गया कि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किशोर, और दूसरा बताया गया कि कानून के द्वंद्व में किशोर। तो याद रखना दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों की, सुधारात्मक जो प्रशासन रहा, वो सुधारात्मक प्रशासन की सफलता जो है दोस्तों विश्वास है ना, दर्शन और सुधारात्मक कर्मियों या कर्मचारियों की दक्षता पर निर्भर करती है। हालांकि यहाँ पे कई एग्जाम्पल बनते हैं, जैसे जेल अधिकारियों को इसमें प्रमुख भूमिका निभानी पड़ती है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि यह बहुत ही कठिन कार्य है कि अच्छे व्यावसायिक संबंध जो होते हैं कर्मचारीगण और कैदियों के बीच में एक बहुआयामी सुरक्षा की जो आवश्यक तत्व बनते हैं, जैसे सावधानी पूर्वक चयनित करना या उनको सुनिश्चित करके उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना, है ना, पर्यवेक्षण और या पर्यवेक्षित तथा सहायक स्टाफ के लंबे समय तक उन्हें अपने कार्यों की जो क्षमता पूर्वक निष्पादन होता है उसका एक्टिविटीज़ सुधारात्मक कार्य प्रशासन के अंतर्गत देखा जाता है। मैंने आप लोगों से अभी जिक्र किया कि जेल कर्मचारियों में, तो दोस्तों यहाँ जो जेल कर्मचारी हैं, तो जेल कर्मचारी की भी कुछ भूमिका होती है सुधारात्मक प्रशासन में, है ना। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं समझने के लिए कि देखभाल और संरक्षण आवश्यकता वाले जो किशोर और कानून के द्वंद्व में किशोर, दोनों में बहुत अंतर है। जिन बच्चों के पास रहने का स्थान नहीं और वे भीख मांगते हैं, काम करते हुए पाए जाते हैं और वे दयनीय स्थिति में रहते हैं, उन्हें देखभाल और संरक्षण आवश्यकता वाले किशोर कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से दोस्तों, IMP करिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि इस तरह के बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ना, और बाद में किशोर सदनों में रखा जाता है जहां उन्हें 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रखा जाए, ताकि प्रयास किए जाते हैं कि इनको उनके ही परिवार में रहने की व्यवस्था की जाती है और फिर उन्हें गोद देने के लिए व्यक्ति की व्यवस्था भी की जाती है। पालन पोषण, देखभाल, धर्म और माता पिता जो कहे उनको दे दिए जाते हैं। यदि इस प्रकार के बच्चों को संस्थाओं के रखने में या संस्थानों में रखने में आवश्यकता होती है तो उन्हें यह किया जाता है कि उन्हें किया जाता है कि यद्यपि यह कोई विकल्प अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के उनके साथ कुछ चीज़ें बताई भी जाती है, ताकि दोस्तों यहाँ कहने का मतलब है कि यदि इस प्रकार का बच्चा, यानी आप ये समझिए कि अगर गोद देने वाले व्यक्ति की व्यवस्था की जाती है, वहाँ पर जो पालन पोषण, देखभाल या जो माता पिता जो भी कह दे उसको उन एक्टिविटी को करने के लिए, यहाँ पे बात हो रही है देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किशोर बच्चों पर, है ना। तो इस प्रक्रिया में, इस टाइप में आपको क्या करना है कि बच्चों को संस्थानों में रखने की जो आवश्यकता होती है तो वह भी किया जाता है। यदि दोस्तों यह विकल्प अच्छा नहीं है तो उस दरमियान आप ऐसे कंडीशनों में क्या करेंगे, सुधारात्मक एक्टिविटीज़ को भी अपनाया जाता है। तो याद रखना, जैसे यहाँ पर मैं कानून के द्वंद्व में किशोरों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने अभी बात किया आप लोगों से देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले किशोर के बच्चों पर। अब मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों आप लोगों से कानून के द्वंद्व में किशोर। बेसिकली मैंने अभी बताया कि किशोर न्याय बच्चों की देखभाल के संरक्षण अधिनियम जो है दोस्तों, वो 2000 को 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक को बताया गया देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, दूसरे को बताया गया किशोर कानून के द्वंद्व में किशोर। तो यहाँ ये चीज़ बताया जा रहा है कि इस प्रकार के किशोरों की पहचान को नियमित रूप से आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, जिन्हें या
जब कहीं अपराध के अंतर्गत पकड़ा जाता है तो उसकी आयु की पहचान की जाती है। यदि जांच के तहत ये लोग अवयस्क और नाबालिग किशोर होते हैं तो मैंने अभी अभी आप लोगों से बताया है कि आप लोग ध्यान रखना कि जो व्यक्ति 16 वर्ष का हो चुका हो किंतु 18 वर्ष का नहीं हुआ हो तो उसे अवयस्क और नाबालिग कहा जाएगा। तो आपको तुरंत समझ जाना है, जहां नाबालिग और अवयस्क किशोर लिखा होगा तो आप इतनी एज को रिलेट कर सकते हैं। यदि जांच के तहत लोग अवयस्क और नाबालिग या किशोर होते हैं तो उन्हें किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत रखा जाएगा। ये चीज़ें याद रखना। फिर उन्हें विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और इनमें 2 समाज कार्यकर्ता होते हैं और एक मदन मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है ना। और इसके मामलों में देखा जाता है कि क्या निर्णय लिया जा रहा है। और विधि विवाद के अगर बच्चों के बारे में मैं बात करूं संबंधी कानूनों के, तो कुछ परिवर्तन किया जाता है जिसमें न्यायिक प्राधिकरण संबंधी पीठ जिसे पुनर्गठन किया गया है किशोर न्याय बोर्ड, ठीक है। अब इसमें दोस्तों कुछ न्यायिक प्राधिकरण का गठन किया गया और उसमें परिवर्तन कर दिया गया, और वो क्या है कि जिसमें एक मजिस्ट्रेट और 2 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। और ये दोनों सामाजिक कार्यकर्ता जो होंगे वो न्यायिक अधिकारी जो होगा उसको निर्णय देने में सहायता करते हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता। अब जो परिवर्तन है वह बोर्ड के बैच यानी एक पीठ बना दिया गया है, इस पीठ में ये बताया गया कि समाज कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। और इसमें विशेष परिवर्तन यह है कि अब कुछ भी समय का जो अंतराल रखा जाएगा उसकी जांच की प्रकृति और विशेष में भी शामिल किया जाएगा। यहाँ जो प्राथमिक जांच है दोस्तों, पता ये लगता है कि वास्तव में बच्चे के अपराध तो है किया है, तो मजिस्ट्रेट द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन कारणों को प्रदर्शित किया जाएगा। इन कार्यों को दोनों समाज कार्यकर्ता निष्पादित करेंगे और इसके बाद अपराध के या यहाँ पर जो चीज़ें हैं अपराध के कारणों की जांच बच्चों के लिए बच्चे ने जो यह अपराध क्यों किया है इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन सामाजिक कार्यकर्ता लेगा, है ना। और इसके पीछे ऐसे क्या कारण रहे हैं जिनके कारण बच्चे को अपराध करना पड़ा था, और उन कारणों का निवारण करने के लिए विशेष रूप से प्रभाव किए जाने वाली जो प्रक्रिया है उनको पूरा किया जाएगा और उन्हें सम्मिलित यानी इंक्लूड भी किया जाएगा। और बोर्ड के गठन का जो परिवर्तन है दोस्तों वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए मैं इन चीज़ों को आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये हालांकि यूजीसी नेट में नहीं आएगा, ठीक है ना, लेकिन अगर आपको जो अप्लाइड क्वेश्चन बनाएगा तो वहाँ पर इसको रिलेट करेगा, तो इन चीज़ों को थोड़ा फोकस करना है ना। और अगर वास्तव में देखा जाए इसमें जांच की प्रक्रिया जो होती दोस्तों इरादतन या इरादे के उद्देश्य किया जाता है। तो जो भी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ देखभाल संरक्षण की सहायता वाले किशोर बच्चों के बारे में या कानून के द्वंद्व में किशोर वाले बच्चों को, तो उन बच्चों की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस का कुछ उद्देश्य होता है और उन उद्देश्यों को देखना एक सामाजिक कार्यकर्ता की अहम भूमिका होती है। तो यहाँ वास्तव में यह देखा जाएगा कि महत्वपूर्ण यह है कि अपराध का उद्देश्य क्या है ना। तो ये जानना जरूरी है एक सामाजिक कार्यकर्ता को, तभी वह परिवर्तन उस व्यक्ति के अंदर ला सकता है। तो ये परिवर्तन अपने आप में निश्चित अपराध कानून के संदर्भ में देखे जा सकते हैं और इसका प्रभाव है सीधा किशोर न्यायिक प्रशासन से के द्वारा ही अपराध कम करने की दिशा एक महत्वपूर्ण पहल है और एक अच्छा कदम है जिसमें परिचालन के नियम और कानून का प्रावधान में रखा गया है ना। और यदि मैं बात करूं सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका, ये आईएमपी करिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता की बात यहाँ पे चल रही है। तो भूमिका अपराध के कारण पता चला या उसका पता लगाया जाता है जिनमें उनकी पहचान करना और इस प्रकार की बच्चों के पुनर्वास की आवश्यकता या सिफारिश करना है उसको लागू करवाना, यानी समाज की मुख्य धारा में जोड़ना। सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है इसमें दोस्तों? किशोर देखभाल या बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2000 में तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है सामाजिक कार्यकर्ता निभाता है, उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है, ठीक है, पुनर्वासित भी उसे करता है। तो ये सारी एक्टिविटी सामाजिक कार्यकर्ता करता है। यहाँ पर बच्चों की देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले या उन मामलों को अगर देखा जाए तो जब सामाजिक जाँच होती है, इंक्वायरीज होती है, उन सभी का जो एक्टिविटीज़ या जो कार्य होता है तो उसको लिया जाता है और बाद में बच्चों को उसके परिवारों में, देखो मैंने बोला था पुनर्वास या उसमें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, तो परिवारों में पुनर्वास के लिए ही दोस्तों वापस भेज दिया जाता है। यदि परिवार ऐसे बच्चों की देखभाल और संरक्षण करने में असफल है तो ऐसी स्थिति में अन्य कोई विकल्प खोजा जाएगा और
जो सबसे अच्छा और सुनिश्चित विकास का एक मार्ग बनेगा। एक मतलब ये समझ सकते हैं कि बच्चों को उपलब्ध कराने जाएगा जो चीज़ें, वो चीज़ों को कराने के लिए उस बच्चों को पुनर्वास करना जो होगा वो निश्चित कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखना कि यहाँ पर बच्चे जो होंगे दोस्तों, यानी किशोर, और किशोर का मतलब ये दोस्तों कि बच्चों की देखभाल संरक्षण में यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 16 वर्ष से हो 16 ईयर्स हो चुका हो और बट 18 ईयर्स ना पूरा हुआ हो, तो इसके नीचे हो और ये 16 प्लस हो, तो इन दोनों के बीच में नाबालिग और बालक के रूप में जाना जाता है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं बच्चों कि बच्चे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय और प्रेक्षण अवलोकन गृह में समूह कार्य और सामाजिक व्यक्तिक समाज कार्य के रूप में ग्राहक किशोर की सहायता सेवा कर सकते हैं। तो IMP पॉइंट वो करिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रेक्षण और अवलोकन जो किया जाता है दोस्तों, ये जो अवलोकन करोगे आप उसमें समूह कार्य यानी ग्रुप वर्क और आपको व्यक्तिक वर्क भी मिल सकता है ना, तो यानी केस वर्क भी मिल सकता है और ग्रुप वर्क भी मिल सकता है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बताई गई कि आप इस तरीके से आप उसको अवलोकन कर सकते हैं, उसका प्रेक्षण कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, उसका परामर्श दे सकते हैं, उसकी सलाह ले सकते हैं, एट्सेट्रा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसके अंतर्गत बताई गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरह की जो इनकी या उन समस्या थी, उन समस्याओं को समझने के लिए आपसी समझ का विकास होना अत्यंत आवश्यक है ना। तो जैसे संसाधनों का पता लगाना, उनकी आवश्यकताओं का पता लगाना, उनकी जो चीज़ नीड हो, हमने उन्हें क्या करना है, अवलोकन करना है। अब अवलोकन के माध्यम से हमें पता करना है उसकी नीड क्या है। अब वही नीड को दोस्तों क्या करता है सामाजिक कार्यकर्ता, उस एक्टिविटीज़ को करता है और उसे मॉडिफाई करता है नीड को बेस बनाकर, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों बच्चों के संदर्भ में लिए जाने वाले निर्णयों को शामिल होकर बच्चों में सुधार कार्यों का महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और बच्चों की गतिविधियों में समुदाय को शामिल करना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को मनाने अथवा सांस्कृतिक कार्यों में समुदाय को भी शामिल किया जा सकता है, जिसमें कार्यों को निष्पादन किया जा सकता है। अगर आप कम्युनिटी को लेते हैं तो कम्युनिटी के बेस पर भी एक बड़े लेवल पर भी थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल सकता है ना। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं अनैतिक अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1960 के बारे में बताऊंगा। बेसिकली अगर आप लोग सिलेबस में देखोगे तो वहाँ पे 1986 लिखा है ना। और कुछ जगहों पे अगर आप लोगों को देखने को मिल सकता है अब अनैतिक अवैध व्यापार जो होगा निवारण 1956 है। इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों से अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि 1960 क्यों है, 1956 क्यों आया और 1986 के बारे में भी, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के बारे में दोस्तों यहाँ पे ईयर आपको कंफ्यूज का जो हो करता है इससे यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।